Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 transition to the modern era. Student first question जो इस चैप्टर में अराइज होगा वो होगा व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब हम हिस्ट्री मतलब पास्ट इवेंट को पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? हिस्ट्री. ठीक है. स्टडिंग द चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की चेंजिंग पैटर्न को पढ़ने को ही क्या बोला गया है? हिस्ट्री. हिस्ट्री को थोड़ा सा ईजी और इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने हिस्ट्री को थ्री हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया. पूरी हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है. थ्री पीरियड्स में सबसे पुराना है एंशियंट, उसके बाद आया मिडवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एंशियंट पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं अशोक को, है ना, अशोक, मौर्यन एम्पायर, गौतम बुद्ध, महावीर, इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में. अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो फिर मिडवल पीरियड की अगर हम बात करें तो मिडवल पीरियड हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मिडवल पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं टर्क्स को, दिल्ली सल्तनत को, मुगल पीरियड को, और फिर मॉडर्न पीरियड हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया. तो इस तरीके से ये इंडिया का डिवीजन है. ऐसे ही वर्ल्ड वाइड डिवीजन अलग अलग है और अलग अलग पीरियड में हुआ है, अलग अलग टाइम फ्रेम में हुआ है. हर पीरियड जो जितना भी है, भले वो एंशिएंट हो, मिडवल हो या मॉडर्न हो, इनके कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मतलब मिडवल पीरियड में जो सोसाइटी थी वो मॉडर्न पीरियड में उसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती जैसे वो मिडवल में थी. एंशिएंट पीरियड में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो मिडवल पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती थी. मतलब इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर पीरियड के. द ट्रांजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर वॉज अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस. ऐसा नहीं होता स्टूडेंट कि आज मैं सोई एंशिएंट पीरियड में उठी तो मॉडर्न पीरियड आ गया या उठी तो मिडवल पीरियड आ गया. ऐसे नहीं होगा, ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है. वो द पीरियड व्हेन society moves from primitive state towards the more advanced state is known as transitional period in history. वो पीरियड जब हम कैसे थे बेटा? झिंगा लाला हु प्रिमिटिव स्टेट में थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है. उस स्टेज से जब हम एक एडवांस स्टेज में आते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड. जो मिडवल पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री का, वो 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक चला. ठीक है, दैट इज अ मिलेनियम. इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. ये जो पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, टर्मोइल था. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी और टर्मोइल भी था. जो लोग थे यूरोप के बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, फेमाइन्स आ रही थी, प्लेग भी थे, भुखमरी थी, प्लेग वाली बीमारी वहाँ पर आ रही थी. जो कैथोलिक चर्च थी वो हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. देखो, रिलीजियन जितने भी रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें अगर चर्च बोले तो नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम. पर जब चर्च हर चीज़ को डोमिनेट करने लग जाए कि कल्चर ऐसा होगा, आर्ट ऐसा होगा, एजुकेशन ऐसी होगी, तो ये फिर गलत बात है. पर ऐसा होने लगा यूरोप में. जो कैथोलिक चर्च थे डोमिनेटेड द रियलम ऑफ आर्ट, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग. कहाँ का? यूरोप का. इट वॉज अराउंड दिस टाइम, इसी टाइम में जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया कि भैया ये जो ओल्ड बिलीव है, ये जो चर्च की प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या सही है, क्या ये गलत है? ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछने लग गए. और यही वो पीरियड माना जाता है जब क्वेश्चंस करना लोगों ने चालू कर दिया कि हम मिडवल पीरियड से कहाँ पहुँच रहे थे मिड मॉडर्न पीरियड में. बेटा, हम इस चैप्टर को इंडिया के आस्पेक्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूरोप के आस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं. तो यूरोप में जो मिडवल पीरियड था वो 5th से 15th सेंचुरी चला, जबकि इंडिया में सेम फ्रेम में मिडवल पीरियड नहीं चल रहा था. सेकेंड जो बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि जब चर्च की अथॉरिटीज़ पे क्वेश्चंस आने लगे तब से इनका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है. ठीक है, पर हमारे इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है कब से? ब्रिटिश स्टार्ट होने से. कई बार मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने से. The study of transition is important as it helps us to understand the reason behind the decline of old periods. देखो, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमें बताता है कि जितने भी ओल्ड पीरियड थे वो डिक्लाइन क्यों कर गए, क्या रीजंस थे उसके पीछे, और क्यों नए पीरियड की इमरजेंसी हुई. ऐसा क्या हुआ कि नए पीरियड की हमें ज़रूरत लगी. जो मॉडर्न पीरियड है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एमर्ज हुआ. अगर हम यूरोप की बात करें
तो ये स्टार्ट होता है 15th सेंचुरी से। पर वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा बिलीव है कि जो मॉडर्न पीरियड है वो ब्रिटिश के एडवेंट से स्टार्ट हुआ। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट है किसी भी पीरियड में वो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ही पता कर पाओगे, क्योंकि देखो आज हम लोग 2023 में हैं, और अगर हमें आज से 5000 ईयर बैक इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हमें पढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए होगा ना। स्टूडेंट्स क्या देखें, पोइट्री से पता लगाएं, क्वाइन से पता लगाएं, अगर रिटर्न रिकॉर्ड है तो उससे पता लगाएं। अगर रिटर्न रिकॉर्ड है पर हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब जितने भी तरीके हैं जिससे आप हिस्ट्री को पता कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट मे बी कॉइन, सील, बुक और डॉक्यूमेंट। हिस्टोरियंस बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री को जब उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है, उसे बेटर समझना होता है, तो वो सब का यूज़ करते हैं, कॉइन का, सील का, बुक का, डॉक्यूमेंट्स का, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एवरीथिंग। ये जो सोर्सेज हैं इन्हें हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आएंगे, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट, फोटोग्राफ आएगी, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर, मैप, डायरीज, कॉइन, लेटर, डॉक्यूमेंट, ये सब किसके सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। इसमें लिटरेरी वर्क भी इंक्लूड होगा, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी इंक्लूडेड होंगे, और जो भी कुछ हमें पास्ट के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन दे पाए वो सब इंक्लूड होगा। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, और इसमें से कुछ रिसोर्सेज तो म्यूजियम में हमने प्रिजर्व भी करके रखे हैं। सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा बच्चा? Secondary sources include accounts of period that recorded by historians who have studied the primary sources, जिन्होंने प्राइमरी सोर्सेज को पढ़कर, जान के, समझ के अगर कुछ लिखा है और उससे हम पढ़ रहे हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले चीज़ों को देखा नहीं था, उसने पहले चीज़ों को एनालाइज किया फिर लिख दिया, मतलब उसने प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ किया। पर अगर हम उसकी बुक को यूज़ करें तो हम सेकेंडरी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बात? ये हो सकता है उस व्यक्ति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, रिव्यू, बुक्स एंड जनरल। ठीक है बात? अच्छा, एक और बात, जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उसमें इंटरप्रिटेशंस होते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो मैं किसी चीज़ की खोज के लिए निकली, मैंने चीज़ों को देखा और अपने हिसाब से लिख दिया, तो उसमें मैंने अपने इंटरप्रिटेशंस लगाए हैं ना। प्राइमरी सोर्सेज में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, वहाँ आपको अपना दिमाग यूज़ करना। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडवल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड। हम मिडवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में कैसे पहुँचे? तो जब 14th सेंचुरी का मिडल चल रहा था तब कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसने डिक्लाइन किया मिडवल फीडलिज्म का और राइज किया न्यू सिटीज़ का और ट्रेड सेंटर्स का। नई नई सिटीज़ बनने लगी, नए नए ट्रेड सेंटर्स बनने लगे। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, किसके साथ? साइंस और आर्ट के साथ। साइंस एंड आर्ट बिकम एविडेंट इन यूरोप। ठीक है बात? फिर से देखो, डिक्लाइन हुआ मिडल फिजलिज्म का, राइज हुआ न्यू सिटीज़ का, ट्रेड सेंटर्स का, डेवलपमेंट हुए साइंस में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, और ये सब कुछ यूरोप में हो रहा था, दिख रहा था। ये जो इवेंट्स थे इन्होंने चेंजेस लेके आए, इतने रेडिकल चेंजेस लेके आए कि सब लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हुआ है। दिस चेंजेस मार्क द ट्रांजिशन ऑफ यूरोप फ्रॉम मिडवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। इसी चेंजेस को जो लोगों ने कहा कि कुछ तो नया है, वही चेंजेस मिडवल पीरियड से यूरोप को मॉडर्न पीरियड में ले आए। कौन कौन सी चीज़ हुई? फिडलिज्म डिक्लाइन हो गया, मिडवल फिडलिज्म ख़त्म हो गया, नई सिटीज़ बनी, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड बढ़ रहा था, ये सारी चीज़ें। नाउ हॉलमार्क ऑफ द मॉडर्न पीरियड। हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न पीरियड, फॉलोइंग आर द जनरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। अब हम जनरल फीचर्स देखेंगे मॉडर्न पीरियड के। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न पीरियड में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, फैक्ट्रीज़ वगैरह आई, तो फैक्ट्रीज़ के आसपास लोग रहने लग गए, उसी को क्या कहा हमने? अर्बनाइजेशन। ट्रेड हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ। इंग्लैंड ने या यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इसी टाइम छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना लिया, कुछ बहुत बड़ी कंट्रीज़ को भी अपनी कॉलोनी बनाया, जैसे कनाडा, यूएसए और इंडिया। साइंटिफिक टेम्पर ग्रो किया, लोग लॉजिकली सोच रहे थे, रीजनिंग कर रहे थे। क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिश रिलीजियस ट्रेडिशन, क्वेश्चनिंग होने लगी रिलीजियस ट्रेडिशंस पे, और एक नए टाइप के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हमें मिले
जो उन चीज़ों को मान रहे थे जिनके लिए उनके पास आंसर था। कुछ चेंजेस इन लोगों ने भी किए। रैशनलिज्म एग्जिस्टेंस में आया, क्वेश्चन, रीज़न, लॉजिक, सेंस, इनकी बात होने लगी। ह्यूमनिज्म, पहले सेंटर में थे गॉड, फिर सेंटर में कौन आ गया? ह्यूमन। कब? ह्यूमनिज्म में। रिनाइसेंस, पुनर्जागरण। जो मीनिंग है रिनाइसेंस का, उसका मतलब होता है रीबर्थ। ये वो मूवमेंट है जो इटली में बिगिन हुई 14th सेंचुरी में, पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। मतलब 1300s में ये शुरू हुई इटली में, बाद में जाके ये पूरे यूरोप में फैल गई। दिस मूवमेंट विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ न्यू डेवलपमेंट, नए नए डेवलपमेंट हुए आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, लिटरेचर में, दैट वर इंडिपेंडेंट ऑफ चर्च। चर्च से इंडिपेंडेंट होकर के साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इनमें बहुत डेवलपमेंट हुए। कब हुए? 14th सेंचुरी में। कहाँ पर हुए? इटली में हुए। ठीक है, बाद में यूरोप में फैले। अब 14th सेंचुरी कौन सा पीरियड होता है बेटा? जो 1301 से स्टार्ट होके 1400 पे ख़त्म होता है, इसको हम बोलते हैं 14th सेंचुरी। मतलब 1301 से इटली में कुछ ना कुछ अच्छा होना चालू हो गया होगा। द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल इन 1453 में कंस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, जो रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। साथ ही में आज इसका नाम है इस्तांबुल। तो जो नॉलेज का सेंटर था रोमन एम्पायर में, अब वो किसके पास चला गया? ऑटोमन टर्क्स के पास चला गया। और यही वो रीज़न था जिससे रेनाइसेंस का बर्थ हुआ। बहुत सारे जो ग्रीक स्कॉलर थे वो भाग कर कहाँ पहुँच गए बेटा? इटली पहुँच गए। इसी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ थी, फ्लोरेंस की, वेनाइस की, मिलान की, इटली में, वो इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गई एजुकेशन का। क्योंकि कंस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ तो जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो कहाँ चले गए? इटली, है ना। और इटली में जाके वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में रहे, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ फिर मेन सेंटर बन गई एजुकेशन का। पर ये लोग पहले कहाँ रहते थे? रोमन एम्पायर में। और रोमन एम्पायर में जो कंस्टेंटिनोपल था वो नॉलेज सेंटर था, पर अब वो किसके पास है? ऑटोमन एम्पायर के साथ है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे रेनाइसेंस की? कि लिटरेसी बढ़ गई, मतलब एजुकेशन जो रेट था वो बढ़ गया, लोग पढ़ने लिखने लग गए, लोग लिखना और पढ़ना सीख रहे थे। नॉट ओनली लैटिन बट अदर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, सिर्फ लैटिन पढ़ना लिखना नहीं, दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी सीख रहे थे। ये वो टाइम था जब हमने देखा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, है ना, कैम्ब्रिज, नेपल्स, ये सब कब बनी है? रेनाइसेंस पीरियड में। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो नॉलेज का स्प्रेड था उसने क्रिएट किया एक नई टाइप की थिंकिंग को, सोचने की जो शक्ति है उसको क्रिएट किया, बनाया, है ना। किसने? नॉलेज ने, कि आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो। रेनाइसेंस अपनी हाइट पे था 16th सेंचुरी में। कहाँ पर? इटालियन सिटी स्टेट्स ऑफ वेनाइस, जेनवा, मिलान, बोलोग्ना और रोम में। देखो बाकी सारे फैक्टर तो रेनाइसेंस में काम कर ही रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रिंट कल्चर ने भी प्ले किया, क्योंकि जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस बना ली थी। अब हमें हाथों से लिख के बुक नहीं प्रिंट करनी थी, अब तो हमारे पास मशीन थी जिससे बुक प्रिंट हो रही थी, है ना। तो अब जो भी लोग पढ़ लिख सकते हैं उनके पास बुक अवेलेबल करवा रही थी जोहानस गुटेनबर्ग की 1440 में बनी प्रिंटिंग प्रेस। टिल देन बुक्स वर नॉट एक्सेसिबल टू द मासेस। इसके पहले क्योंकि बुक्स हाथ से लिखी जाती थी तो मास तक, मतलब बहुत सारे लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पाती थी। ये है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। ना ही तो अवेलेबल थी, और जो अवेलेबल थी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। 1500 तक तो 1000 प्रिंटर्स पूरे यूरोप में आ गए। बुक्स जैसे कि बाइबल, लैटिन एंड ग्रीक क्लासिक्स, लीगल हैंड बुक्स, फिलॉसफी बुक्स, ये सब प्रिंट होने लगी, और नॉलेज की डिज़ायर बढ़ गई। हर व्यक्ति चाहता था वो पढ़े, कुछ सीखे। रिनाइसेंस की इम्पैक्ट क्या थे? लोगों ने बुक्स को पढ़ना चालू कर दिया जो स्कॉलर्स लिख रहे थे, क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया, वैल्यूज़ को एवेल्यूट किया, नॉर्म्स को एवेल्यूट किया, सोचा समझा ये सही है नहीं है, फॉलोड बाय चर्च। चर्च जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात करते थे उनका एवोल्यूशन चालू हो गया। अपने रीज़न की पावर को यूज़ किया लोगों ने, और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीव थे उन पे जो ब्लाइंड फेथ था, सुपरस्टिशियस पे जो ब्लाइंड फेथ था, उसको धीरे 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 करके दूर करने की कोशिश की।
उन्होंने अपने रीज़न की पावर को यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे, बिलीव्स थे, ब्लाइंड फेथ था, सुपरस्टिशियस हो, सबको क्वेश्चन किया कि भाई हम ऐसा करें तो क्यों, चर्च ऐसा करे तो क्यों। रैशनलिज्म और जो क्वेश्चंस की नीड थी उसने चेंज लाया लोगों की थिंकिंग में। मास मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोग अलग अलग टाइप से सोचने लगे। ठीक है, वो हर चीज़ के पीछे रीज़न मांगते थे। ठीक है, एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू रीज़न एंड क्वेश्चन, और सबके पास राइट था कि वो क्वेश्चन पूछे, है ना, किसी भी बात का रीज़न जान सके। और इन्होंने अब रिफ्यूज़ करना चालू कर दिया था बहुत सारी चीज़ों को जिसको ये पहले ब्लाइंडली आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते थे। अब ये चर्च की अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन करते हैं। जो नोटेबल इटालियन रिनाइसेंस थे उस टाइम के वो थे नॉन पेट्रार्क, बोकाशियो, मैकियावेली, एरिस्टो एरिस्टो मैकियावेली, बोकाशियो, पेट्रियार्क, टेंट, ये सारे के सारे नोटेबल इटालियन रिनाइसेंस थे, स्कॉलर थे। रिनाइसेंस स्कॉलर थे, नोटेबल इटालियन रिनाइसेंस राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे। फिर से एक बार हम नोटेबल इटालियन रिनाइसेंस राइटर्स को देखेंगे। दांते, पेट्रियार्क, बोकाशियो, मैकियावेली, एरिस्टो। इन्होंने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को एनकरेज किया और लोग की जो इच्छा थी नॉलेज गेन करने की, उनको नॉलेज भी भरपूर दिया इन लोगों ने। मिडवल पीरियड में सारी चीज़ें रिलीजन के अराउंड घूमती रहती थी। लोग सोचते कम थे, ठीक है, भगवान पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते थे, मटेरियल वर्ल्ड को कम सोचते थे। तो जो रिनाइसेंस थिंकर थे उनका बिलीव था कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दे कम टू बी नोन एज ह्यूमनिस्ट। अब पहले रिलीजन सेंटर में था, गॉड सेंटर में थे, अब सेंटर में कौन आया, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये बात कही है रिनाइसेंस थिंकर ने, क्योंकि उनका फोकस अब गॉडली अफेयर्स से ह्यूमन अफेयर्स की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले गॉड सेंटर में थे, अब कौन आ गए, ह्यूमन। ह्यूमन बिकेम द सेंटर ऑफ स्टडी, और पूरी स्टडी का सेंटर बना ह्यूमन। ह्यूमन की प्राइम इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ह्यूमन को प्राइम इंपॉर्टेंस मिली। ह्यूमन की प्राइम इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्या होता है ह्यूमन की प्राइम इंपॉर्टेंस, ह्यूमन को प्राइम इंपॉर्टेंस मिली। उसके बाद जितनी भी पेंटिंग्स बनी, स्कल्पचर बने, उन सब में मेन इंपॉर्टेंस, मेन प्राइम रोल मिला के उसको बेटा ह्यूमन को। जो पेंटिंग थी, जो स्टेटस थे, लाइफ लाइक ट्रू स्पिरिट थी उसमें रिनाइसेंस की। जितने भी आर्टिस्ट थे उनके वर्क में ह्यूमनिज्म दिखता था, जैसे कि लियानो डा विंची, मैक्लियांजेलो, डोनाटेलो, राफेल। इन्होंने मास्टरपीस क्रिएट किए उस टाइम के। राफेल, डोनाटेलो, मैक्लियांजेलो, लियानो डा विंची, और लियानो डा विंची की तो मोनालिसा आप सब लोगों ने देखी ही होगी। इन लोगों ने उस टाइम के मास्टरपीस बनाए। 16th सेंचुरी में एडवांसमेंट हुआ बेटा साइंस में, जिससे और रैशनल माइंडसेट तैयार हो गया लोगों को। रैशनल मतलब क्या सही है क्या गलत लोग सोच रहे हैं। डिस्कवरीज होने लगी एस्ट्रोनॉमीज में, लाइक निकोलस कोपरनिकस, गैलीली, आइजैक न्यूटन। इन्होंने डायरेक्ट अपोज किया चर्च के व्यूज़ को कि भाई अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो मून है, ये लोग बताने लग गए थे। ये जो डिस्कवरीज थी ये चैलेंज कर रही थी ट्रेडिशनल बिलीफ को, जिससे फाउंडेशन हिल रहा था। किसका हिल रहा था, चर्च का और किसका, सोसाइटी का। एंड इनकलकेटेड अ मॉडर्न आउटलुक इन द पीपल। सोसाइटी के जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे उनको चेंज करके अब वो मॉडर्न आउटलुक की तरफ सोचना चालू कर रहे थे। टेलीस्कोप बन गया था, माइक्रोस्कोप बन गया था, तो अब नए वंडर्स लोगों को दिख रहे थे। स्कॉलर सोचते थे कि जितना भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है थिंग्स का जो उनके पास पास है वो होना ही चाहिए। उनकी जो स्टडी का बेस होता, दे बेस देयर स्टडी ऑन फार्मूला ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का फार्मूला यूज़ करते थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर कंक्लूजन निकालते थे, पर सबका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिले, ऐसी उनका सोच थी। लोगों में इंक्वायरी की स्पिरिट इन्फ्यूज़ हो गई थी, वो बिग क्वेश्चंस करने लगे थे। ठीक है, दे बिगेन टू क्वेश्चन सेट नोशन, जो सेट नोशन है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड एक्सप्लोर द अननोन, और जो अननोन है, जो नहीं जानते हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे डिस्कवरी हुई न्यू लैंड्स की। गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ, किसने किया, अरब्स ने किया, इसका भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। गन पाउडर के बहुत सारे यूज़ थे। गन पाउडर had become so useful in small handguns that the old long bow and crossbow completely disappeared. गन पाउडर की
इतना यूज़फुल हुआ, इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई उसकी कि जो लॉन्ग बोज और जो क्रॉस बोज रखते थे वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए। नाउ फैक्ट कॉर्नर, अगर हम फैक्ट कॉर्नर की बात करें, रेनाइसेंस स्ट्रांगली एसोसिएट करता था इटली से, फ्लोरेंस से इन पर्टिकुलर, पर यूरोप की बहुत सारी और कंट्रीज़ ने अपने अपने टाइम में अपना रेनाइसेंस लेके आए। अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें तो इन्होंने अपना रेनाइसेंस लेके आए, पेंटिंग को रिवाइव किया विथ पेंटर लाइक जैन वैन याक। द आर्टिस्ट स्टाइल ऑफ नेदरलैंड लेटर हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन इटली। ये जो नेदरलैंड का पेंटिंग स्टाइल था, आर्टिस्ट स्टाइल था, ये बाद में इटली में भी दिखा। अगर हम इंग्लिश रेनाइसेंस की बात करें तो 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लिटरेचर म्यूज़िक और म्यूज़िक पे था। लिटरेचर और म्यूज़िक पे था, लेस ऑन आर्ट, आर्ट पे कम, लिटरेचर और म्यूज़िक पे ज़्यादा। बेटा ये पिक्चर क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे आपने वाइट पीडीएफ बना के दिया, वाइट एंड ब्लैक। चलो, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड वर्क है लियोनार्डो दा विंची का, द लास्ट सपर। आपकी बुक में कलरफुल या गूगल पे कलरफुल इमेज होगा, वो देख लेना। It broke the hold of feudal lords on the peasants and common people. Now their fort were no longer impenetrable. अब इनके फोर्ट में कोई भी जा सकता आ सकता है। इससे मॉडर्न नेशन स्टेट का राइज हुआ। वॉयजेस एंड डिस्कवरी, कंस्टेंटिनोपल का फॉल होना किसको, टू द ऑटोमन टर्क, क्लोज द लैंड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड रूट था अब वो बंद हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि कंस्टेंटिनोपल किसके पास आ गया, ऑटोमन एम्पायर के पास आ गया। ट्रेड विथ एशिया वॉज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल टू यूरोपियंस। यूरोपियंस को ये पता था कि हम जो एशिया के साथ ट्रेड करते हैं बहुत फ़ायदे वाला है। जो स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, जो एशिया से आता था, बहुत वैल्यूएबल था यूरोपियंस के लिए। तो अब इन्हें अल्टरनेटिव रूट ढूंढना था एशिया के लिए। क्यों ढूंढना था कि भैया हमें वो चीज़ों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें तो एशिया चाहिए, एशिया के कंट्रीज से हमें बिजनेस करना ही है, तो नए नए रूट्स ढूंढ रहे हैं। तो यूरोपियन नेशंस के बीच में रेस लगी हुई है कि कौन पहले एशिया के लिए रूट ढूंढता है। वॉयजेस टू न्यू एंड डिस्टेंट लैंड्स वाज अनदर फीचर ऑफ दिस पीरियड, और यही मॉडर्न पीरियड का पहला फीचर था कि इस टाइम में बहुत वॉयजेस हुए, नए रूट्स ढूंढे गए, इन्वेंशन हुआ कंपास का, एस्ट्रोलेब का, इम्प्रूव मैप बने, लार्ज शिप्स बनी। अब इतनी दूर आपको ओशन में बैठ के जाना है तो छोटी छोटी शिप से तो आप नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी शिप्स बनी। गैलियंस कब इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, जिन्होंने नेविगेटर्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प किया। अब यहाँ पर 15th सेंचुरी मतलब टाइम फ्रेम क्या होगा, 1401 से 1500 तक के पीरियड में ये सारी डिस्कवरीज को पढ़ रहे हैं हम, है ना। चलो, नेविगेटर्स एक्सप्लोर कर रहे थे अननोन सीज को, कंट्रीज़ को जो यूरोप के बाहर थी, जिनके बारे में अभी यूरोपियंस जानते नहीं थे। 1488 में जो बार्थोलोमियो डियाज थे वो अफ्रीका तक पहुंच गए, अफ्रीका के सदर्न टिप तक भी पहुंच गए। जैसे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का सदर्न टिप है, यहाँ तक पहुंच गए थे हमारे बार्थोलोमियो डियाज। फिर से मैं बताऊं, जैसे ये यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया है, ये वाले पॉइंट तक यहाँ से निकल के, यूरोप से निकल के बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक, कोई बात, कब पहुँचे, 1488 में। बार्थोलोमियो डियाज सेल्ड अराउंड अफ्रीका एंड रीच द सदर्न टिप ऑफ कॉन्टिनेंट। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अक्रॉस द न्यू वाटर। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने नए वाटर में पहुँचे, फ्रॉम अटलांटिक टू इंडियन ओशन। या अटलांटिक से कहाँ पहुँच गए थे, इंडियन ओशन। देखो अटलांटिक ओशन में तो ट्रैवल कर ही रहे थे यूरोपियंस, पर ये कहाँ पहुँचे, इंडियन ओशन में पहुँच गए। इसने नाम रख दिया सदर्न मोस्ट टिप का केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब अगर हम अफ्रीका जाते हैं तो ये होता है केप ऑफ गुड होप, और ये केप ऑफ गुड होप नाम रखने वाले कौन थे, बार्थोलोमियो डियाज। वास्को ड गामा फॉलोड द सेम रूट। वास्को ड गामा ने सेम रूट ही पकड़ा, वो कैलिकट इंडिया तक पहुंचा। आ डिकेड लेटर, 10 साल बाद कब पहुंचा, 1498 में। 1488 में सदर्न टिप मतलब आधे रास्ते पहुंच गए थे बार्थोलोमियो डियाज। 1498 में पहुंचे, कैलिकट इंडिया तक पहुंच गया था, और रास्ता जो बचा था इंडिया तक के लिए वो किसने खोज लिया, वास्को ड गामा ने। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को ढूंढे 1492 में, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट था। इससे फ्यूचर जर्नी वेस्ट वर्ड भी हो गई। ये अटलांटिक ओशन है,
ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो ये भी अभी ईस्ट में ही जा रहे थे, पर वेस्ट में जाने का भी फ़ायदा हुआ कि अब दोनों साइड ये लोग जर्नी कर सकते हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में। जितने भी रूलर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो एनकरेज करते थे सेलर्स को कि जाओ यूरोपियन कोस्ट लाइन के बाहर जाओ, नई नई ज़मीनों को ढूंढो, नई नई डिस्कवरीज करो, ठीक है, फार ईस्ट में जाओ, फार वेस्ट में जाओ, क्योंकि ये रूलर्स, ट्रेडर्स जानते थे कि भाई रिच नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे हमें फार ईस्ट में, जितना ज़्यादा ईस्ट जाएंगे उतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। और 16th सेंचुरी तक बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज ओवरसीज बना ली, एक्सक्यूज़ मी, बना ली थी। लेट्स डिस्कस। जो रेनाइसेंस था उसने डोर्स ओपन किए मॉडर्न पीरियड के लिए। फेमस राइटिंग, आर्ट वर्क्स हुए, वॉयजेस हुए, डिस्कवरीज हुई, एंड इन्वेंशंस ब्रिंग मच चेंज इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंज हुए। और डिड इट अफेक्ट ओनली द एलाइट्स? लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमन लोगों की लाइफ भी बदली, कि एलाइट्स की बदली, तो बेटा कॉमन लोगों की लाइफ भी बहुत बदल गई। ये जो डेस्पोटिक प्रैक्टिसेस थी, किंग की डेस्पोटिक प्रैक्टिसेस थी, किसकी, चर्चेस की, ये थोड़ी सी कम हो गई थी, है ना। क्योंकि रेनाइसेंस पीरियड में हमने देखा, मॉडर्न पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आएगी तो कॉमन लोगों की लाइफ भी बदल जाएगी, डिस्कवरीज होंगे, ट्रेड बढ़ेगा तो कॉमन पीपल भी उसको इंजॉय करेगा। तो रेनाइसेंस ने सिर्फ एलाइट्स की लाइफ को अफेक्ट नहीं किया, कॉमन पीपल की लाइफ को भी चेंज किया है। रिफॉर्मेशन, जब मिडवल पीरियड था तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गए। द पोप हु वाज द हेड ऑफ द चर्च, पोप चर्च का हेड होता था, वो रिलीजियस लाइफ्स को डोमिनेट करता था। यूरोप में जो लोग थे उनकी रिलीजियस लाइफ को डोमिनेट करते थे चर्च के हेड पोप। द मेंबर्स ऑफ द चर्च लाइक क्लर्जीमैन, प्रीस्ट, वो वर मोर इम्पॉर्टेंट इन गेनिंग वेल्थ एंड एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर। ये बहुत ज़्यादा बिजी थे, इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आती जा रही थी, पॉलिटिकल पावर इन्हें चाहिए थी। तो चर्च धीरे धीरे करके बहुत वेल्दी हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। उसके जो ऑफिशियल्स थे वो धीरे धीरे करके करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। जो रेनाइसेंस था उसने, The Renaissance led Europe into modern age. Renaissance यूरोप को किस एज में ले आया? मॉडर्न एज में ले आया। जो लोग थे वो अवेयर थे कि आसपास जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा है। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे अब चर्च के ऊपर ब्लाइंडली, इंस्टीड वो चैलेंज करते थे जो वेल एस्टेब्लिश बिलीव थे चर्च के। कुछ लोगों ने तो सीधे अगेंस्ट में बोलना चालू कर दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस जो चर्च में जो ऊट पिटांग प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके अगेंस्ट में। पीपल हु स्पोक आउट वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। जो लोग चर्च के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। द चेंज ब्रॉट इन बाय दिस प्रोटेस्टेंट वॉज नोन एज रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट जो चर्च के खिलाफ बोल रहे थे वो इस पूरे मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा गया, रिफॉर्मेशन कहा गया। ये खिलाफ नहीं बोल रहे थे बेटा, इट मीन्स ये जीसस के खिलाफ नहीं थे, ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में नहीं थी, बस ये जो ऊट पिटांग जो प्रैक्टिसेस चर्च में रन कर रही थी, इतना जो ये प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन कर रहे थे, जो करप्शन था, ये उसके अगेंस्ट में थे। वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म रोमन कैथोलिक चर्च। और ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था या रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि रोमन कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करना है। द एम ऑफ द मूवमेंट वॉज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। सब चीज़ों को क्वेश्चन करो, किसी भी बात को जो चर्च ने कही है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ब्लाइंड फेथ मत करो, आँख बंद करके अंधा विश्वास नहीं करो, आँख बंद करके नहीं, अंधा विश्वास नहीं करो, सुपरस्टिशियस रूढ़िवादिता को हटाओ। जो रिफॉर्मर्स थे वो इनकरेज करते थे लोगों को कि खुद पढ़ो बाइबल, ठीक है, चर्च जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करने से बेटर है कि बाइबल को पढ़ो और देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जो बाइबल में लिखा है और जो चर्च बोल रहे हैं, समझो, खुद पढ़ के समझो। इससे डेवलपमेंट हुआ इंक्वायरी का, बर्थ हुआ रैशनल और साइंटिफिक टेम्परामेंट का एमंग द मासेस। एक जर्मन मंक थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, sparked of this movement against the corrupt official of Roman Catholic Church in Germany. जर्मनी में भी रोमन कैथोलिक चर्च थे, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट की मार्टिन लूथर ने। एक प्रोफेसर थे ये थियोलॉजी के यूनिवर्सिटी इन विटनबर्ग में प्रोफेसर थे थियोलॉजी के,
मार्टिन लूथर, वो अगेंस्ट में थे किसके? सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस बाय द चर्च। ठीक है बात। पहले चर्च क्या करते थे, जैसे मैं बोलूँ कि सर मुझसे तो कोई मर्डर हो गया है, अब आप कुछ कर दीजिए, चर्च की अथॉरिटी से बोलो, तो चर्च ने बोला नो 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 प्रॉब्लम बच्चा, माय सन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई विल गिव यू लेटर ऑफ इंडल्जेंस, और तुम सिन फ्री हो जाओगे। मतलब मैं कैसा भी पाप कर दूँ, इफ़ आई एम एबल टू गिव समथिंग टू द चर्च आई विल गेट द लेटर ऑफ इंडल्जेंस, मैं अपनी सिन से फ्री हो जाऊंगी। तो ये जो प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज़ उठाई। As a sign of protest, he nailed his 95 theses on the door of Castle Church in Wittenberg. Wittenberg में इन्होंने 95 thesis जो इनकी 95 thesis थी वो दरवाजे पे रख दी चर्च के, विटनबर्ग जर्मनी में। These theses were a list of statement that expressed Luther's concern about certain practices। और ये जो 95 thesis थी, 95 थीसिस लिखी मार्टिन लूथर ने, उनको नेल्ड कर दिया, मतलब खिल्ली से ठोक देते हैं ना अपन, वैसे उसको लगा दिया दरवाजे के ऊपर, डोर ऑफ द कैसल चर्च। कैसल चर्च का जो डोर था उस पर ऐसे दरवाजे पे जैसे आप फोटो फ्रेम वगैरह नहीं लगाते थे, वो खिल्ली वगैरह ठोक के नेल से, वैसे उन्होंने वो सारी थीसिस को लगा दिया, जिसमें लूथर ने अपनी कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त की थी कुछ प्रैक्टिसेस को लेके जो रोमन कैथोलिक चर्च में चल रही थी। और यहीं से रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1517। अब जो रोमन कैथोलिक चर्च थे वो इतने गुस्सा हुए लूथर्स के एक्शन से कि इन्होंने जाके शिकायत कर दी जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ से। तो जो जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ थे उन्होंने मार्टिन लूथर को बुलाया, सम्मन करना मतलब बुलाया ना, ट्रायल के लिए, कब? 1521 में। वेयर ही स्टूड फर्म ऑन हिज वर्ड, जहाँ पर वो अपने शब्दों पे क्लियर रहे कि भाई ये जो चर्च है तो गलत है, ये इसकी प्रैक्टिसेस गलत हैं ही हैं। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटले बाय द पोप एंड द एम्परर एंड हिज बुक वर बोट। पोप ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो इसकी बुक थी या ये जो व्यक्ति है मार्टिन लूथर, ये तो आउटलॉ मतलब इलीगल है, और राजा ने उसकी, एम्परर ने उसकी सारी बुक्स जला दी। ठीक है बात। इस टाइम में जब लूथर, एक टाइम ऐसा आया जब लूथर जो था वो प्रोटेक्शन में था, किसकी प्रोटेक्शन में था? रूलर ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी के कंट्रोल में था लूथर। उसने मैनेज किया बाइबल का ट्रांसलेट द बाइबल, न्यू टेस्टामेंट को उसने क्या किया? ट्रांसलेट किया लैटिन से जर्मन लैंग्वेज में। फिर से सुनना, मार्टिन लूथर को जब सेक्सोनी में शरण मिल गई तो उसने जो न्यू टेस्टामेंट था बाइबल का, 2 टेस्टामेंट, एक ओल्ड एक न्यू टेस्टामेंट को लैटिन से काय में कन्वर्ट कर दिया जर्मन ने। जैसे बेटा संस्कृत का रोल है, आज जैसे हम संस्कृत ना पढ़ पाते हैं प्रॉपर, ना समझ पाते हैं, वैसे ही ये जर्मन के लोगों के लिए लैटिन थी। तो उसने सोचा कि जैसे हमारा कोई अगर लैटिन से उसको हिंदी में करते तो हम समझ लेंगे, वैसे ही उन लोगों ने लैटिन से जर्मन में कर दी। और एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पम्पलेट ऑफ हिज कन्विक्शंस टू द कॉमन पीपल, और लोगों तक बांट दिए। 1524 में जो जर्मन्स थे, स्पेशली द पीजेंट्स, रिवोल्टेड अगेंस्ट चर्च, जितने भी किसान थे उन्होंने चर्च के अगेंस्ट में एक मूवमेंट मतलब विद्रोह कर दिया, एंड गॉट मोबिलाइज्ड एमंग द मासेस, और लोग, कॉमन लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वॉज प्रोपेगेटेड बाय अल्ड्रिच रिंगली एंड द किंग हेनरी एट्थ popularized it in Britain। स्विट्ज़रलैंड में जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी उसको प्रोपेगेट किया अल्ड्रिच रिंगली ने, और किंग हेनरी एट्थ ने पॉपुलराइज किया इसको ब्रिटेन। इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन, जो मूवमेंट थी हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यूरोप, यूरोप पे बहुत ही एवर लास्टिंग इसका इफेक्ट पड़ा। सोशल हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल फील्ड हो, सब इससे प्रभावित हुई। सेकेंड, बिफोर द रिफॉर्मेशन, जब तक रिफॉर्मेशन नहीं हुए थे, चर्च कंट्रोल करते थे पॉलिटिक्स को, पर अब जो किंग है और जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है कंट्री के ऊपर। जो रिफॉर्मेशन था उसने आइडिया लेके आया साइंटिफिक इंक्वायरी का, जिसने रेनाइसेंस पीरियड को स्टार्ट किया, पुनर्जागरण को स्टार्ट किया। जो रिफॉर्मेशन था उसने इंडिविजुअल लिबर्टी के ट्रू मीनिंग को दिखाया लोगों को। इसने जोर दिया, रिफॉर्मेशन ने जोर दिया सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन, की नेशन सोवरेन हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो फॉरेन कंट्रोल से। ये भी बताया किसने? रिफॉर्मेशन ने। चर्च
डिवाइड हो गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में, नेशनल चर्चेस का राइज हुआ, ठीक है, और इसी से राइज होता है नेशन स्टेट का, जहाँ सारी पावर किंग के पास थी. Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.